मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक प्रसिद्ध कहानी का सारांश बताने वाला हूं और इस कहानी का नाम है राजा निर्बंसिया। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। दोस्तों, कमलेश्वर एक आधुनिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं और इनकी जो रचना है राजा निर्बंसिया नामक जो कहानी है, यह यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी हमारे लिए बन जाती है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में इसका सारांश देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी समीक्षा को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजा निर्बंसिया कहानी। इससे पहले हम इसकी प्रस्तावना को देख लेते हैं कि यह कहानी किससे संबंधित है। तो जो राजा निर्बंसिया कहानी है वह कमलेश्वर की कहानी है। कमलेश्वर जी इसके रचयिता है और इसमें निर्बंसिया राजा, इसमें राजा का नाम क्या है? निर्बंसिया। और निर्बंसिया राजा की लोक कथा के साथ साथ समकालीन जीवन के जगपति की कहानी चलती है। तो इसमें दो कहानियाँ चलती है, एक तो निर्बंसिया राजा की कहानी और दूसरा है जगपति की कहानी। दोनों कहानियाँ दो युगों की है, अर्थात निर्बंसिया जो है वह पुराने युग की कहानी है और जगपति समकालीन युग की कहानी है। और पाठक को यह विश्वास दिलाने का इसमें प्रयास किया जाता है कि दोनों कहानियाँ एक ही गति से चलती है। थोड़ी निर्बंसिया राजा की कहानी कहा जाता है, फिर उसके बाद जगपति की कहानी कही जाती है। थोड़ी देर बाद यह पता चलता है कि लेखक अतीत और वर्तमान की तुलना करते हुए वर्तमान की पीड़ा को दर्शाना चाहता है और इसके लिए वह प्राचीन लोक कथा के पात्रों का सहारा लेता है। तो प्राचीन लोक कथा के पात्र यहाँ पे राजा निर्बंसिया हो गया। तो इसके कथा के माध्यम से वह वर्तमान के जगपति की कथा को बताने का प्रयास कर रहा है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। राजा निर्बंसिया की कहानी जल्दी ही समाप्त हो जाती है, जबकि जगपति की जो पीड़ा है इसकी कहानी आगे भी चलती रहती है। कहानी में लोक कथा मुख्य कथा को मार्मिक बनाने के लिए एक सहयोगी कथा के रूप में हमारे सामने आती है। तो मुख्य कथा तो जगपति की ही है और इसको मार्मिक बनाने के लिए राजा निर्बंसिया की कहानी यहाँ पे है ना, सहयोगी कथा के रूप में हमारे सामने आता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कथासार को। तो कहानी में राजा निर्बंसिया और जगपति की कहानी दोनों साथ साथ चलती है। कहानी जो है वह राजा निर्बंसिया की है, जिसकी पृष्ठभूमि में जगपति के जीवन की कहानी को दर्शाया गया है। राजा निर्बंसिया की कहानी कथावाचन के रूप में चलती है, जिसमें लेखक जगपति को पाता है। राजा निर्बंसिया एक ऐसे योग्य राजा की कहानी है जिसके राज में प्रजा सुखी और संपन्न थी और वह अपनी सुंदर रानी के साथ आराम से जीवन यापन कर रहा था। उसी तरह जगपति की कहानी भी इसी तरह से चलती है। जगपति की शादी चंदा से होती है, अर्थात चंदा जगपति की पत्नी है। चंदा को ससुराल न भेजे जाने पर शादी में शुरू में दिक्कत हो जाती है, जिससे बारात को बिना दुल्हन के लौटना पड़ता है। बाद में लड़की वाले माफ़ी मांग लेते हैं और चंदा को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। अब चंदा जगपति के घर आते ही जगपति की माँ की घर की सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है और सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? चंदा के ऊपर आ जाती है। तो शादी के 4 वर्ष पश्चात जगपति की माँ का देहांत हो जाता है। अब बच गए जगपति और चंदा। तो जगपति और चंदा अपना गुजर बसर आराम से करते रहते हैं। यहाँ तक कहानी जो है वह समगति से चलती है, अर्थात निर्बंसिया की भी कहानी चलती है और जगपति की भी कहानी, दोनों साथ साथ चलते हैं। राजा निर्बंसिया की बात करें तो राजा को आखेट जाने का शौक़ था। वे आखेट जाते हैं और 7वें रोज़ अपने महल में लौट आते थे।
एक रोज़ राजा आखेट के लिए गए अर्थात शिकार के लिए गए, लेकिन 7वें रोज़ तक वापस नहीं आए। इस तरह से रानी चिंतित हो गई। तो चिंतित रानी एक मंत्री के साथ राजा की खोज में निकल जाती है। निराश रानी जब महल वापस लौटती है, जब राजा उसे नहीं मिलते वहाँ पे, तो राजा को महल लौटते ही देख लेती है कि राजा आ गए हैं। तो राजा को महल में सही सलामत देखकर रानी बहुत खुश होती है। राजा को मंत्री के साथ अब रानी का जाना अच्छा नहीं लगता। तो हालांकि रानी ने राजा को यह समझा दिया था कि वह राजा के प्रति अतिशय प्रेमवश मंत्री को साथ लेकर चली गई और ये बातें हो गई। इधर जगपति को भी अपने दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी में जाना होता है। अब यहाँ दयाराम के घर एक दुर्घटना घट जाती है। दयाराम के घर में डाका पड़ जाता है। अब दयाराम के घर में डाका पड़ जाता है तो दयाराम और जगपति जो हैं दोनों डाकुओं से डट कर मुकाबला करते हैं, जिसमें जगपति ज़्यादा घायल हो जाता है। दयाराम को 4 कोस दूर कस्बे के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जगपति को बंदूक की 2 गोली लग चुकी थी और दयाराम को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। सो दयाराम अस्पताल से इसको जल्दी छुट्टी मिल जाती है और जो जगपति है वह अस्पताल में थोड़े ज़्यादा दिन रुकना होता है। तो चंदा को इसकी सूचना दी जाती है और बाकी रिश्तेदार भी पहुँचे। कुछ दिनों बाद मिलते आते रहे मिलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो रिश्तेदार थे उनका धीरे धीरे आना बंद हो गया। अब चंदा ही अपने पति की देखभाल करने लगी। तो चंदा जगपति के साथ अस्पताल में रुकी रहती है, जहां उसका परिचय जगपति का इलाज कर रहे एक कंपाउंडर जिसका नाम है बचन सिंह इससे होता है। तो वह चंदा पर दया दिखाकर उसको अपनी वासना के जाल में फंसाना चाहता है। वह जगपति के लिए शहर के अस्पताल से महंगी दवाई मंगवाता है। कौन? बचन सिंह। अब महंगी दवाई मंगाता है तो चंदा के पास पैसे नहीं रहते हैं, है ना। जगपति जो है वह बचन सिंह की नियति को भांप लेता है और चंदा से नाराज़गी व्यक्त करता है। चंदा को बुरा लगता है तो वह अपने सोने के कड़े देने की बात कहती है। बचन सिंह यह कड़े नहीं लेता और वापस चंदा को पहना देता है। बचन सिंह के कड़े वापस लौटाने की बात चंदा जो है वह जगपति को नहीं बताती। जगपति को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। चंदा उसे घर लेकर आ जाती है और यहाँ तक कहानी ठीक तरह से चलती है। इसके बाद राजा निर्बंसिया की कहानी की तरफ आ जाते हैं। तो रानी को कोई संतान नहीं हुआ था, जिसे लेकर राजा और रानी दोनों चिंतित रहने लगे, क्योंकि गद्दी के लिए राजवंश बहुत जरूरी था। समाज में निसंतान दंपत्ति को अपशगुन माना जाता था। और एक रोज़ क्या हुआ कि राजा निर्बंसिया सुबह टहलने निकल गए। उनका सामना एक झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी से हो जाता है और राजा को देखते ही वह मेहतरानी है वह अपना माथा पीटते हुए राजा को कोसती है। हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूट पड़े। तो यह जो बात है राजा के कान में पड़ जाती है। अब राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और उल्टे पैर महल लौट आए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उस मेहतरानी का जो घर है वह अनाज से भर दे, और यह आदेश देकर राजा राजसी वस्त्र को अपने उतार कर और उसी वक्त वह जंगल की ओर निकल जाते हैं। उसी रात रानी को एक सपना आ जाता है कि उस रात उसकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। तो राजा के चले जाने से रानी को दुख तो हुआ, लेकिन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वह भटियारिन के वेश में वह बदलकर राजा के सराय में जहाँ राजा गए थे वहाँ पहुँच जाती है। अब एक रात राजा की सराय में वह रुककर जो रानी है वह फिर से महल वापस लौट आती है।
राजा भी सराय छोड़कर दूसरे देश चला जाता है। तो इस तरह से उसकी कथा हुई। अब इधर चंदा और जगपति की तरफ देखते हैं। तो इधर चंदा और जगपति निसंतान हैं, ये भी निसंतान हैं। तो चंदा के पिछले 4 वर्षों से कोई संतान नहीं हुआ है। जब दोनों अस्पताल से घर पहुंचे थे तो पड़ोस में रहने वाली चाची जो है इसके व्यंग बाण सुनने को मिलते हैं। वह कहती है कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। तो इस तरह से जो उसकी चाची रहती है पड़ोस में रहने वाली, वह जगपति को राजा निर्बंसिया कहकर संबोधित करती है और चंदा को क्या कहती है, कुलमा कहकर संबोधित करती है। क्योंकि लोक कथाओं में राजा निर्बंसिया का कोई भी पुत्र नहीं रहता है ना, कोई भी वंशज नहीं रहता, इस कारण। तो इस तरह से व्यंग सुनकर जगपति तिलमिला जाता है और गुस्से में चंदा को भला बुरा कह देता है। वह कहता है कि तुम्हारे कभी कुछ ना होगा, और इस बात से चंदा को गहरा आघात पहुंचता है। इसी बीच जगपति के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे जगपति की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रात को जगपति जब नींद में सोई चंदा को प्यार से सहला रहा होता है तो चंदा के सिरहाने से सोने के 2 कड़े उसे मिल जाते हैं। अब जगपति को तो पता नहीं है कि कड़े को तो दिया ही नहीं गया है, वापस आ गया है। तो ये कड़े देखकर जगपति चौंक जाता है, क्योंकि चंदा ने उससे झूठ कहा था कि उसने दवाई के लिए कड़े बेच दिए हैं। इस बात से जगपति को ठेस पहुंचती है, लेकिन वह चंदा को इस बारे में कुछ नहीं कहता है और चुपचाप वही जिस जगह वो कड़े थे वहीं वापस रख देता है। जगपति को काम की तलाश थी। उसने एक बार सोचा कि चंदा के जो कड़े हैं उसको बेचकर छोटा मोटा कोई व्यापार करें, लेकिन दूसरे पल उसे लगा कि इससे चंदा का पत्नीत्व छिन जाएगा। तो वह कड़े बेचने का विचार है उसे त्याग देता है। वह सोचता है कि कहीं से उधार के पैसे लेकर काम शुरू करने की सोचता है, लेकिन किसी से भी मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि दोनों पति पत्नी का जो प्रेम है बराबर बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक दोनों में कोई अनबन नहीं रहती। अब एक दिन क्या होता है, बचन सिंह जगपति का हाल चाल जानने का बहाना बनाकर घर आता है। धीरे धीरे बचन सिंह का आना जाना बढ़ जाता है जगपति के यहाँ। जगपति को बचन सिंह का आना जाना अच्छा तो नहीं लगता था, परंतु उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वह बचन सिंह से लकड़ी की टाल खोलने के लिए कर्ज ले लेता है। अब जो है जगपति के लकड़ी का टाल जो है वह ठीक तरह से चलने भी लगा। इधर बचन सिंह का घर में आना जाना बढ़ जाता है। चंदा के साथ आत्मीयता भी धीरे धीरे बचन सिंह की बढ़ जाती है। जगपति जानकर और चाहकर भी बचन सिंह को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसने उससे उधार लिया होता है। इधर कई वर्ष बाद अब राजा की ओर आ जाते हैं। इधर कई वर्ष बाद राजा निर्बंसिया परदेश से बहुत सारा धन कमाकर अपने देश लौटता है, लेकिन महल से कुछ ही दूर राजा की गाड़ी का जो पहिया रहता है वह झाड़ी में उलझ जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जो गाड़ी है वह नहीं निकल पाती। तो एक पंडित से जो है वह सलाह लेता है। तो पंडित कहता है कि यदि संकट के दिन जन्मे बालक के द्वारा घर से लाई गई सुपारी से छूने पर गाड़ी निकल जाती है, लेकिन इसके लिए राजा को शर्त के अनुसार गाड़ी में लदा आधा धन उस बालक को देना पड़ता है। तो इस तरह से उसने सलाह दी और बताया। तो इस तरह से उसके सलाह को मान लिया गया और राजा का गाड़ी है वह निकल गया। राजा जब महल पहुंचता है तो वह देखता है कि वे दोनों बालक कहाँ हैं, महल में हैं, जिन बालकों ने उनकी सहायता की थी और जिन्होंने उस गाड़ी को निकाली थी, और वे दोनों उसी के राजकुमार हैं। तो इस तरह उन दोनों राजकुमारों को देखकर जो राजा है उसको विश्वास नहीं होता कि यह मेरे पुत्र हैं। तो राजा उन्हें अपना राजकुमार मानने को राजी नहीं होता।
तब रानी को अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होती है। तब रानी अपने सतीत्व की परीक्षा देती है। राजा फिर से अपना राज का संभाल लेता है और रानी और राजा दोनों साथ खुशी से रहने लगता है। और इस तरह राजा निर्बंसिया की जो कहानी है यह पूर्ण रूप से एक सुखांत रूप में समाप्त हो जाती है। इस कहानी का अंत सुखांत होता है। अब हम देखते हैं जगपति की कहानी सुखांत खत्म होती है। इस कहानी का अंत सुख में होता है या दुख में होता है, इसको हमें देखना है। तो चलिए उसकी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो जगपति को जब पता चलता है कि चंदा गर्भवती है तो वह परेशान हो जाता है। समाज के लोग चंदा के चरित्र पर आक्षेप लगाने लगते हैं कि यह जो बच्चा है वह बचन सिंह का है। जगपति भी परेशान होता है। वह चंदा को भला बुरा कहता है कि यह सब मुझे क्या दिखा रही है बेशर्म, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले यह सब काम किया। तो यह सब बात सुनकर चंदा उसका प्रतिवाद करती है और कहती है कि तब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, उस वक्त जब तुम हॉस्पिटल में थे तब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तो तुमने तो मुझे बेच दिया। यानी बचन सिंह से जो कर्ज तुमने लिया है, बचन सिंह ने जो तुम्हें कर्ज दिया था उसका हिसाब बचन सिंह ने चंदा से चुकता किया है। यह बात चंदा जगपति को बोलती है। तो जगपति चंदा पर हाथ उठा देता है। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने पीहर अपने मायके चली जाती है और वापस नहीं आती। इधर जगपति को पछतावा होता है। चंदा का किसी मधुसूदन नाम के व्यक्ति के यहाँ बैठने की खबर और सुनाई देता है। तो यह जो खबर है उसको सुनकर जगपति टूट जाता है। अपना सारा कारोबार त्याग कर उसी रात पर्चे एक चंदा के नाम से लिखता है और दूसरा कानून के नाम से लिखकर अफीम और तेल इसको पीकर आत्महत्या कर लेता है। और इस तरह जगपति की कहानी का अंत हो जाता है। तो जगपति की कहानी का अंत किस तरह से होता है यह हम देख सकते हैं कि यह एक दुखांत के रूप में होता है। तो दोस्तों यह एक प्रमुख अंतर हमें पता चलता है कि जो लोक कथा है ना, उसकी कहानी का अंत क्या हुआ और वर्तमान संदर्भ में आज के जो मनुष्य है उसकी कहानी का अंत किस तरह से होता है। तो इस तरह दोस्तों हमने इस कहानी का सारांश देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस कहानी की समीक्षा को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।